हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप जानते हो, यूनिवर्सल वन शॉट बोर्ड सीरीज हमने लॉन्च किए। आपका प्यार देख के हम फिर से आपके सामने आए हैं एक और चैप्टर को लेके। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आओ प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सीखते हैं। पहला पॉइंट है इस चैप्टर से। इस चैप्टर के आपके बोर्ड में 9 मार्क्स है। आपके बोर्ड में इस चैप्टर से 9 मार्क्स पूछे जाते हैं। अब एग्जामिनर कैसा पूछता है, कभी वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, कभी वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, कभी वो एक एक करके देगा, 9 मार्क्स पूछ गए। या कभी वो 3-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे सकता है। मतलब आने हैं इस चैप्टर से 9 मार्क्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होगा वो गैल्वेनिक सेल से होगा। इस गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस गैल्वेनिक सेल में हम साल्ट ब्रिज को पढ़ेंगे। उस साल्ट ब्रिज के क्या यूजेस हैं वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला है उसको हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन से। यह दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस वाले पार्ट से वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। फोर्थ क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको कहते। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको कहते। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है किसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से, देवर सज्जनों ध्यान से पढ़ लेना। इस चैप्टर को 9 मार्क्स से आपके बोर्ड वाले एग्जाम में 9 मार्क्स, और इससे कंफर्म में आ सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उससे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आओ दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कोहलराशस लॉ भी कहते हैं या कुछ लोग उसको कोहलराशस लॉ भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो है कोरूजन। वो टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। और लास्ट जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है फैराडेज लॉ से, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और आखिरी क्वेश्चन है जो आ सकता है वो हमारे बैटरी से या सेल से क्वेश्चन आ सकता है। इस ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी सेल रिएक्शन क्या है। आओ दोस्तों, वन बाय वन हम सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं, आओ दोस्तों सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने कौन कौन से कोरूजन है, कोरूजन। आओ सबसे पहली बात करेंगे वो हमारी गैल्वेनिक सेल है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उस डिवाइस को गैल्वेनिक सेल कहते हैं
जो हमें बोलेगा कैसे हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फिर हम लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इज ए डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। उस डिवाइस को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, दैट डिवाइस इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। सर इसको हम गैल्वेनिक सेल क्यों बोलते हैं? प्यारे बच्चों, इसको दिया था लुगी गैल्वानो ने, इसलिए हम इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। It was discovered by लुगी गैल्वानो या लूजी गैल्वानो, पढ़ो जो मर्जी पढ़ो, इसको दिया था लूजी गैल्वानो ने, इसलिए इस सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। आओ दोस्तों, डेफिनेशन हो गई, उसके बाद इसका हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। इसके बगैर जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बगैर बोर्ड में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आप बोर्ड में 90% मार्क चाहते हो, आप चाहते हो हमारे पास 90% मार्क्स आ जाए, उसके लिए प्यारे बच्चों हमें बोर्ड में बस यही चीजें पढ़नी है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? बहुत आसान है। ये तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स मिल गए बेटा जी। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे कि सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा है, सर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है प्यारे बच्चों? यहां से मैंने 2 कंटेनर लिए, ये मैंने एक कंटेनर लिया, चलो बनाते हैं, कोई बात नहीं। यहां से मैंने 2 कंटेनर लिए, ओके। दूसरा कंटेनर लेते हैं भाई, ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। ये जो ये वाला कंटेनर है, इसमें मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को रखा है। अच्छा, कितना मोलार? 1 मोलार सॉल्यूशन रखा। ये जो दूसरा कंटेनर है, इसमें मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा है। अच्छा, कितना मोलार? 1 मोलार। जो बेटा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन वाला कंटेनर है, इसमें मैंने एक रॉड को डिप किया है। अच्छा, इस वाले में भी एक रॉड को डिप किया है। जिंक सल्फेट वाली कंटेनर में मैंने डिप किया है जिंक रॉड को। कॉपर सल्फेट वाली सॉल्यूशन में मैंने डिप किया है कॉपर रॉड को। इन दोनों रॉड को मैंने एक वायर से जोड़ दिया भाई, इनको एक वायर से जोड़ दिया। इन दोनों रॉड को हमने किससे जोड़ दिया प्यारे बच्चों? एक वायर से जोड़ दिया। बीच में हमने कोई वोल्टमीटर रखा है। अब क्या हुआ, ये जो जिंक सल्फेट वाली सॉल्यूशन है, उसमें जिंक रॉड को डिप किया है। कॉपर सल्फेट वाली सॉल्यूशन में कॉपर रॉड को डिप किया है। इन दोनों को हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, जिस वायर को हम एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं।
अब ये जो दोनों सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन को हमने एक ऐसे ट्यूब से कनेक्ट किया जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। यू को उल्टा करो, ऐसा ट्यूब बनेगा। इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अरे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? बोर्ड के लिए कर रहे हैं। बोर्ड में ऐसे ही लिखना होगा, जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों रॉड को हमने किससे कनेक्ट किया? भाई साहब, हमने कनेक्ट किया एक वायर से, और इन दो सॉल्यूशन को हमने कनेक्ट किया एक इनवर्टेड यू शेप ट्यूब से, जिस इनवर्टेड यू शेप ट्यूब को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब जो जिंक रॉड है, अब जो कॉपर रॉड है, इन्हीं दो रॉड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा, अब वन बाय वन इन्हीं चीज को हम डिस्कस करेंगे। ये जो लेफ्ट वाला से ये कंस्ट्रक्शन हो गई। सर, इस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? हम इस वाली कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलार है, एंड कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का भी हमने कंसंट्रेशन माना है 1 मोलार। These two rods are connected. These two rods are connected by wire known as external circuit. अच्छा, क्या 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 मैंने बोला? इन्हीं दो रॉड को हमने वायर से कनेक्ट किया है, और उस वाले सर्किट को हम एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे और एग्जाम में कंस्ट्रक्शन में थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे these two solutions are connected by inverted U-shaped tube known as salt bridge. तीसरा पॉइंट लिखेंगे these two solutions are connected by inverted U-shaped tube. Inverted U-shaped tube known as salt bridge. बस इतना लिखना है प्यारे बच्चों, आपके कंस्ट्रक्शन डन हुई है। क्या 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 वापस से रिपीट करता हूं मैं। क्या गैल्वेनिक सेल में 2 वेसल होते हैं? यस और नो बोलो, आवाज नहीं आ रही है? ओ गॉड। एक में कौन सी सॉल्यूशन होती है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरे में कौन सी सॉल्यूशन होती है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कितनी मोलारिटी है? 1 है। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की कितनी मोलारिटी है? 1 है। इसमें किस रॉड को डिप किया गया है? जिंक रॉड को। इसमें किस रॉड को डिप किया गया है? कॉपर रॉड को। दोनों को किससे कनेक्ट किया गया? वायर से। अरे भाई साहब, ये वायर कौन सा सर्किट कंप्लीट करेगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? जवाब है एक्सटर्नल।
इन दोनों सॉल्यूशन को किस वाले ट्यूब से कनेक्ट किया गया? इन्वर्टेड, उल्टा करके यू शेप ट्यूब, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, सर अब वर्किंग क्या होगी? अब वर्किंग क्या होगी? तीसरा काम है वर्किंग समझा देना। आसान है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट लिखो। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहां पे कोई टीचर है जो 6-6 घंटे दिन में 7-7 घंटे रिकॉर्डिंग करता है आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्यार के लिए, आप लोगों की लाइक के लिए, आप लोगों की जिंदगी अच्छी बन जाए उसके लिए वो 6-6 घंटे मेहनत कर रहा है। 6-6 घंटे। प्यारे बच्चों, आप देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपका बोर्ड अच्छा हो जाए। इस सेशन की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, चाहे छोटा सेशन हो या बड़ा सेशन हो। आपको तो नंबर 1 बनना है, नंबर 1 करना है। आओ दोस्तों, वर्किंग की बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब हमने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए। उस लूज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जिंक को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और साथ में हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इस वाले सेल को, जिस साइड ऑक्सीडेशन हुआ है, उस वाले सेल को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। इस वाले को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब जब कॉपर रॉड को डिप किया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वहां पे रॉड पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसलिए क्या हुआ? उसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन होना, यानी कॉपर +2 आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और उन्होंने कॉपर बनाया। यहां से देख लीजिए भाई, ये जो ये रॉड है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। इस वाले प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे, इस वाले सेल को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। यहां पे इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। जो भी सॉल्यूशन में Cu+2 आयन थे, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, वही इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ गए हैं और इनको गेन किया Cu+2 आयन्स ने और उन्होंने कॉपर बनाया। ये वर्किंग में है। अच्छा, अब आगे देखो क्या पॉइंट तुझे याद रखना। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए सारी चीजें आपको ऐसी याद रखना है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखना है? आप ट्रिक याद करो लोन को। लोन लोन लोन, या कोई लोन नाम याद करो, या किसी ने लोन लिया है। इसका मतलब जो लेफ्ट वाला है, जो लेफ्ट साइड है सेल का, उस पे ऑक्सीडेशन होता है। जिस पे भी ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड कहते हैं, उसको हम एनोड कहते हैं। और वो नेगेटिवली चार्जड होता है, वो नेगेटिवली चार्जड होता है। ये 5 पॉइंट आपको याद है। लेफ्ट वाला जहां ऑक्सीडेशन हुआ है, जहां इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, उसको हम एनोड कहते हैं और वो नेगेटिवली चार्जड होता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका मास कम होता जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। और उसके लिए क्या याद रखोगे आप? रिडक्शन हाफ सेल के लिए क्या याद रखना है प्यारे बच्चों? रिडक्शन हाफ सेल के लिए क्या याद रखना है? रिडक्शन हाफ सेल के लिए आपको RRCP याद रखना है। RRCP हाफ सेल के लिए
सर RRCP का मतलब है ये राइट साइड होगा, RRCP, इसमें रिडक्शन होगा, ये कैथोड होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये राइट वाला साइड होगा, इस पे रिडक्शन होगा प्यारे बच्चों, और एक कैथोड है दोस्तों। जिस साइड पे रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं या कैथोडिक हाफ सेल कहते हैं। इसको हम एनोड कहते हैं या एनोडिक हाफ सेल कहते हैं। और इसका कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, यहां पे जब यहां से ये आहिस्ता आहिस्ता टूट गया, टूट जाने के बाद इस वाले सॉल्यूशन में Zn+2 के आयन आ गए, इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे हैं, सर्किट कंप्लीट हुआ है, और यहां पे जो हमने बल्ब लगाया था वो चमक गया, वो जल गया, खुशी की बात हुई। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? इसके लिए हमने साल्ट ब्रिज को यूज किया। तो यही क्वेश्चन आता है थर्ड, व्हाट इज साल्ट ब्रिज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा वो साल्ट ब्रिज है और इसके काम क्या क्या है। पहला पॉइंट दोस्तों, अरे BRIDG, ये देखा करो, मैं कभी भूल जाता यहां भी तो फिर भाई साहब ये साल्ट ब्रिज की बात हो रही है, साल्ट ब्रिज की बात हो रही है। आओ दोस्तों, BRIDG, करो मेहनत प्यारे बच्चों, करो मेहनत। आपके माँ बाप को आप पे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मिलता हूं। जब भी कोई पेरेंट मेरे पास आता है वो एक उम्मीद के साथ आता है, सर मेरा बेटा क्या कर रहा है, सर मेरा बेटा कुछ बनेगा या नहीं। अब मैं उस बच्चे को फिर वही फीलिंग से समझाता हूं, कितने उम्मीदें सजाई हैं आपके माँ बाप ने, कितने उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपके साथ आपकी माँ बाप की। कोशिश करो, कोशिश करो प्यारे बच्चों, उन उम्मीदों पे पानी मत फेरो। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं प्यारे बच्चों, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। यही 1-2 महीना बचाएं, 1-2 महीना ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब आप मेहनत में लगे हुए, अब आपने अज़्म किया है, पक्का इरादा किया है, आपको अल्लाह, आपको देखना ऊपर वाला कैसे आपको हेल्प करेगा, कैसे मदद करेगा प्यारे बच्चों, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए करो, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करो। जिस दिन रिजल्ट निकल जाएगा आपका माँ बाप ऐसे बाहर जाएगा, ऐसे खुशी से बाहर जाना चाहिए, ये नहीं कि शर्मा के बाहर जाना चाहिए। सब कुछ आपके हाथ में प्यारे बच्चों, सब कुछ आपके हाथ में। अगर आप अभी एफर्ट्स लगा रहे हो, अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो, काम बन गया। आओ दोस्तों, सबसे पहला डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज साल्ट ब्रिज। पहला पॉइंट, इट इज इनवर्टेड U-shaped tube, U-shaped tube, inverted U-shaped tube containing inert electrolyte, inert electrolyte। एक उल्टा यू शेप्ड ट्यूब होता है जिसमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, जो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, उनको हम प्यारे बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, इनवर्टेड यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल KCl है, KNO3 है, एटसेट्रा। अब इस साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, इस साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो साल्ट ब्रिज है, अब जब करंट फ्लो हो गई, एक टाइम ऐसा आया यहां पे कौन सा चार्ज बढ़ गया,
यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहे, वो इन इलेक्ट्रॉन को यहां की तरफ नहीं आने दे रहे, रिपल्शन हो रहा है। यहां पे SO4 नेगेटिव भी बढ़ रहे हैं। सर वो कैसे बढ़ गए? कॉपर सल्फेट बना है कॉपर का और SO4 नेगेटिव का। कॉपर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, कॉपर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। तो फिर बचा है सल्फेट, उनका कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, वो इन इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रहे, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया। क्योंकि इस साइड सल्फेट के आयन ज्यादा हो गए, इस साइड जिंक के आयन ज्यादा हो गए। अब जो ये अंदर का मसला है, इसको इनर सर्किट कहते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए कौन आया? साल्ट ब्रिज आया। यहां न्यूट्रलिटी का गड़बड़ हुआ, SO4 के आयन ज्यादा हो गए, कॉपर प्लस के आयन कम हो गए, यहां जिंक के आयन ज्यादा हो गए, SO4 के आयन कम हो गए। उसे गड़बड़ को दूर करने के लिए साल्ट ब्रिज आए। क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखेंगे पॉइंट, इट कंप्लीट्स इनर सर्किट, इट कंप्लीट्स इनर सर्किट। ये कंप्लीट करता है इनर सर्किट को। It maintains electrical neutrality. It maintains electrical neutrality. Electrical neutrality. ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। प्यारे बच्चों, ये हमारा साल्ट ब्रिज के फंक्शन आ गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साल्ट ब्रिज क्या है, उसके फंक्शन बताओ। एक तो ये इनर वाला सर्किट कंप्लीट करता है, एक तो ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इसके बगैर भी बहुत सारे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आपको इतना ही याद करना है, इतना ही लिखना है। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ओहो, रिप्रेजेंटेशन सेल का कैसा होता है? प्यारे बच्चों मुझे बता दीजिए, क्या ये जिंक था? यस। किस में कन्वर्ट हुआ? Zn+2 में। साथ में क्या दिया? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले को ऑक्सीडेशन कहते हैं ना? यस सर कहते हैं। ऑक्सीडेशन के साथ मैंने बोला ये वाला साइड कौन सा, ये वाला साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला साइड एनोड को रिप्रेजेंट करेगा। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होने वाला है। क्या ये एनोड था? कहां गए? क्या ये एनोड था? यस सर, नो? यस सर। यहां एनोड में क्या हुआ? जो Zn था वो किस में कन्वर्ट हुआ? Zn+2 में। इसको हम कहेंगे एनोड वाली रिएक्शन है, या हम कहेंगे एनोडिक हाफ सेल है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बताओ। फिर कॉपर +2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर में। इसको एक्वस लिखे, किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर में। अरे रिडक्शन हुआ है, जिस साइड रिडक्शन होगा उस साइड को हम कैथोड कहते हैं। कैथोड में क्या हुआ? ये जो Cu+2 था ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये Cu में कन्वर्ट हुआ। इतना तो डन है ना? अब क्या बोलना है? अब से बोलना है। कैसे बोलना है? अब से। ए का मतलब है, पहले एनोड वाला लिख लीजिए उसकी रिएक्शन। बी का मतलब साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज को 2 लाइन से डिनोट करते हैं। ए का मतलब है ये जो Zn है ये किस में कन्वर्ट हुआ? Zn+2 एक्वस में। आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते थे, 1 मोलर था। इसी तरह प्यारे बच्चों ये जो यहां पे था, ये जो C का मतलब है कैथोड। कैथोड में क्या हुआ? कॉपर +2 था एक्वस में, वो किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर में। इसका कंसंट्रेशन कितना है?
1 मोलर, आप कंसंट्रेशन 1 मोलर को भी लिख सकते हैं। अब ये जो 2 लाइन्स डाली हैं, इन 2 लाइन्स का मतलब है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डेनियल सेल? गैल्वेनिक सेल का ही एक टाइप होता है डेनियल सेल। आपको गैल्वेनिक सेल पूछा गया, आपको डेनियल सेल पूछा गया, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम लिखना, दोनों का वर्किंग भी सेम लिखना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये हमने एक टॉपिक डन किया है। आओ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वो टॉपिक होता है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं? जब हमने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में रखा था, क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे? जब हमने कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था, क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए? कितनी टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की? उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में बोलेंगे हम, भाई साहब, जब इस रॉड पे चार्ज आया है, इस वाले रॉड को एक बार देख लीजिए, इस पे चार्ज आया, नीचे पॉजिटिव चार्ज आया, रॉड पे नेगेटिव आया, यहां का पोटेंशियल का डिफरेंस आया, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सर हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में? आप लिखोगे इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड to lose or gain electron. Electrode to lose or gain electron. When it is present, when it is present in the solution, in the solution of its own ions, of its own ions, उसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आपने मेजर किया है, टेम्परेचर 298 केल्विन था, प्रेशर 1 बार था, उस वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये 2 तरह का होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा 2 तरह का होता है। एक को हम प्यारे बच्चों SOP कहते हैं, एक को हम प्यारे बच्चों SRP कहते हैं। SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर इसको क्यों बोला गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहें। इसी तरह ये SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अरे बच्चों, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लूज करना है या गेन करना है, उसकी जो पोटेंशियल होगी, उसकी जो टेंडेंसी होगी, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इतना आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड या कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन को, या इसको नर्नेस्ट भी पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को। अरे बच्चों, जो सेल का ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। वो कैसे डिपेंड करता है, उसी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इस इक्वेशन से पहले आपको दो चीजें समझनी। इस डेल्टा जी को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। 11th के क्लास में आपने पढ़ा था, डेल्टा जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ये जो हमारा ई है इसको हम ईएमएफ कहते हैं, सेल का ईएमएफ कहते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे या ईएमएफ बोलेंगे। डेल्टा जी और इस ईएमएफ के बिटवीन जो रिलेशन है वो रिलेशन है प्यारे बच्चों, रिलेशन क्या है आओ दिखा। डेल्टा जी इक्वल होता है -NFE। व्हाट इज एफ? एफ होता है फेराडेज का कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 96500 कोलम, 1 फेराडे का वैल्यू। इस इक्वेशन को मैं यूज करने वाला हूं। एक और चीज होता है, आपने 11th में पढ़ा है, इस डेल्टा जी का वैल्यू इक्वल होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ये इक्वेशन तुझे नर्स्ट इक्वेशन से पहले याद रखना है। डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। प्यारे बच्चों, इसमें जो डेल्टा जी है ये गिब्स फ्री एनर्जी है। नॉट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड वर्ड अभी मैंने बोला, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, जब प्रेशर 1 बार। इस डेल्टा जी के बदले वैल्यू पुट करेंगे -NFE। इस डेल्टा जी के नॉट बदले पुट करेंगे -NFE नॉट, प्लस अपना RT है, साथ में ln है, साथ में Q है। सर ये Q क्या होता है? अगर आपको पता नहीं है, इस Q को हम रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं सारे टर्म्स को समझा रहा। अब आगे ऐसा, ये -NF मैं इस सारे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा किससे? NF से। जरा ये बनेगा -NFE, डिवाइड मैंने किया NF से, ये बनेगा -NFE नॉट, डिवाइड किया मैंने NF से, ये बनेगा RT ln Q, डिवाइड बाई किया मैंने NF से। अच्छा ओके, डन हुआ। अभी कोई दिक्कत तो नहीं? यहां से यहां क्या हुआ, ये NF से NF मर गया, ये NF से NF मर गया, तो इक्वेशन क्या बन गई प्यारे बच्चों? ये -E है वो बराबर है -E नॉट के, प्लस आया RT, साथ में आया ln Q, डिवाइड बाय आया NF। इतना ठीक है ना? ओके, अच्छी तरह से दिख रहा है? ओके प्यारे बच्चों, अब इस इक्वेशन को दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। जब इसको भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भाई साहब माइनस माइनस प्लस बनेगा। लेकिन जब मैंने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, वो माइनस बन गया, RT ln डिवाइड बाई NF, और साथ में है Q। डन हुआ प्यारे बच्चों। अब ये Q क्या होता है? जो आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। अब आ लीजिए, कोई रिएक्शन मैंने दे दिया, ये Zn था सॉलिड, ये था कॉपर +2 एक्वस। यहां से Zn अभी आपने देखा
वो कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, कॉपर+2 कन्वर्ट हुआ कॉपर सॉलिड, या इससे बना। अब आपको Q का वैल्यू निकालना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखो, Zn+2 है प्रोडक्ट में, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं ऐसे, इस तरह ब्रैकेट बनाए, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। इस ब्रैकेट में Zn+2 एक्वस रखो, इनटू कॉपर सॉलिड रखो, डिवाइड बाय करेंगे प्यारे बच्चों, डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, यहां पे Zn है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड है, और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 एक्वस है। अच्छा, ये किसका वैल्यू आया, Q का वैल्यू आया। आओ प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जो हमारी यहां पे इक्वेशन आई है, इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, क्या इक्वेशन बनेगा, E इक्वल आया है, E0 था, -RT था, NF था, साथ में प्यारे बच्चों लॉग था। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आया, Zn+2 एक्वस है, साथ में Cu सॉलिड है, और डिवाइड बाय करेंगे, Zn है सॉलिड में और साथ में Cu+2 एक्वस है। प्यारे बच्चों जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, आप उसको बदले 1 मान लेना, ये जरूरी नहीं 1 के बराबर है, लेकिन हम उसके बदले 1 मानेंगे। तो E का वैल्यू किसके बराबर आया, ये E0 आया, -RT आया, NF आया, ये log नहीं ln है, ये log नहीं प्यारे बच्चे ln है, यहां पे ln आया। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये सॉलिड है, इसके बदले 1 पुट करो, ये सॉलिड है, इसके बदले 1 पुट करो, बताओ ऊपर क्या बचा हुआ है, ये बचा है Zn+2 एक्वस डिवाइड बाय बचा है Cu+2 एक्वस। इस इक्वेशन को हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। अब अगर आपको याद नहीं है, याद रखना, जो ln का वैल्यू होता है वो 2.303 लाख के बराबर होता है। इस ln के बदले हम 2.303 लाख भी लिख सकते हैं। तो आप फिर बताओ E किसके बराबर आया, E0 के बराबर, -RT आया, NF आया, इस ln के बदले आप लिख सकते हो 2.303 लाख। अब कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, ये हमारी इक्वेशन बन गई जिसको हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। अब अगर हम R का वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री मानेंगे, और F का वैल्यू 96500 पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारी एक इक्वेशन आएगी शॉर्ट वाली, इज इक्वल टू E0 -0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाले डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाले। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन है। सर फिर से एक बार बताओगे, यस सर, नस्ट इक्वेशन हमें दिखाता है क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का, ईएमएफ ऑफ द सेल्फ। इसके लिए आपको 11th वाली की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, वो ये है, डेल्टा सी इक्वल होता है डेल्टा C0 प्लस RT ln Q। इस डेल्टा सी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, डेल्टा C0 को हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, Q रिएक्शन कोएफिशिएंट है। इस डेल्टा सी और E के बिटवीन क्या रिलेशन होता है, डेल्टा सी इक्वल होता है -NFE। अगर डेल्टा सी नॉट होगा तब इक्वल बनेगा -NFE0। वैल्यू को रखो, डिवाइड करो NF से, डिवाइड करो NF से, ये माइनस है। अब इसको
रिएक्शन को इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इस रिएक्शन को इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इस साइड भी माइनस माइनस प्लस बना, माइनस माइनस प्लस बना, प्लस माइनस माइनस बना। ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई, जिसको हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। यहां से नस्ट इक्वेशन तैयार हो गई। आओ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।